क्या तुम्हारे भी दिमाग में ये सवाल कभी आया है कि वॉर मूवी स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से अलग क्यों फील होती है? जब मेरे दिमाग में ये सवाल आया तो मैंने जवाब ढूंढने के लिए सारी फिल्में देख डाली और फिर से वॉर को देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी था, क्योंकि इसमें एक्शन मसाला फिल्मों में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ डाला गया है। ये केती जैसी नहीं है जिसमें ना गाने थे और ना ही हीरो की धांसू एंट्री, यानी कि पूरा फोकस कहानी पे ही था। तो सवाल फिर से वही है कि इसे खास क्या बनाता है? वैसे अगर तुम्हारे मन में ये सवाल कभी भी नहीं आया हो या फिर तुम्हें वॉर से ज्यादा टाइगर 3 और पठान में से कोई फिल्म पसंद है तो ये वीडियो तुम्हारा भ्रम तोड़ सकता है। इसलिए अगर अपने वहम में जीना चाहते हो तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हाँ, स्पाई यूनिवर्स की मैं सिर्फ 2 ही फिल्मों को इससे कंपेयर करने वाला हूँ, टाइगर 3 और पठान, क्योंकि उसके पहले की 2 फिल्में यूनिवर्स बनने से बहुत साल पुरानी है। ठीक है, तो चलो तुम्हें बताता हूँ कि एक परफेक्ट मास मसाला और एक परफेक्ट ग्राउंडेड फिल्म का मिक्सचर कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तीनों फिल्मों की हुक यानी कि शुरुआत के लगभग 10-15 मिनट लगभग सेम स्टाइल में बनाए गए हैं, जैसे कि एक रैंडम सा कैरेक्टर कुछ करते हुए दिखाया जाता है जिसके जरिए हमें विलन से मिलवाया जाता है। चलो एग्जांपल देता हूँ। पठान में वो जनरल कादिर था जो इंडिया को तबाह करने के लिए जिम को कॉल करता है और हमें जिम के दर्शन होते हैं। टाइगर 3 में जोया के वालिद के मरने की वजह से हमें आतिश को दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद हीरो की एक मासी स्टाइलिश एक्शन वाली एंट्री भी सेम है, जैसे कि टाइगर 3 में चीफ ऑफ रॉ मिथिला मेनन टाइगर को गोपी को बचाने के लिए मिशन पे भेजती है। ठीक विलन के दर्शन के बाद ही वही पे पठान में भी वो खुद ही रफी को ढूंढने के लिए अपनी एंट्री कर लेता है, ठीक जिम की एंट्री के बाद ही। और फिर इसी जबरदस्त हुक के बाद एक्ट 1 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मूवी के कैरेक्टर्स और उनकी सिचुएशंस को हमें दिखाया जाता है। लेकिन इसी टेम्पलेट को वॉर में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बेटर तरीके से प्रेजेंट किया है। जैसे कि शुरुआत दोनों फिल्मों की तरह यहाँ भी एक रैंडम कैरेक्टर से ही होती है, पर हमें विलन की जगह हीरो दिखाया जाता है जो कि टेररिस्ट को मारने की जगह अपने ही आदमी को टपका देता है। अब पहले तो ये ऑडियंस के लिए एक सडन शॉक मोमेंट था, क्योंकि जिस तरह से इस सीन को दिखाया गया है वैसा हम कई बार फिल्मों में देख चुके हैं। तो हमें पता था कि यहाँ 2 ही चीजें हो सकती है, या तो कबीर फरहाद हक्कानी को मार देगा या फिर उसका निशाना चूक जाएगा और वो हक्कानी को नहीं मार पाएगा, लेकिन वो अपने ही आदमी को टपका देता है। और ये चीज किसी भी फिल्म के शुरुआत में हमने कमी देखी है, यानी कि वॉर मूवी के हुक में ही एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री क्रिएट की जाती है जो कि बाकी 2 फिल्मों में नहीं है। अब रॉ के बेस्ट एजेंट कबीर के गद्दार होने से रॉ में तो सब शौक होते ही है, लेकिन सीट पे बैठे हम लोग भी उनसे ज्यादा शौक में होते हैं। और ऐसे क्रिएट होता है स्पाई यूनिवर्स का सबसे तगड़ा हुक, जो कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस को भी शौक में रखता है। पर जिस टेम्पलेट या फिर स्टाइल के बारे में मैंने तुम्हें बताया वो आगे भी कैरी ऑन होती है। जैसे कि जिस तरह से टाइगर 3 और पठान में एक रैंडम सीन के बाद विलन की एंट्री हुई थी और फिर हीरो की, उसी तरह यहाँ भी खालिद की एंट्री होती है। तो एक तरफ जहाँ पठान और टाइगर में शुरुआत बहुत ही नॉर्मल है, वहीं पर वॉर मूवी की हुक जैसी है, यानी कि उसकी शुरुआत एंगेजिंग है। और इसको एंगेजिंग 2 चीजें बनाती है, एक तो मैंने पहले ही बताया विलन वाली मिस्ट्री, और दूसरा डुअल प्रोटैगोनिस्ट स्टोरी स्ट्रक्चर का यूज। अगर तुमने मेरी केती वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे विक्रम मूवी में भी सेम इसी स्टोरी स्ट्रक्चर का यूज डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने किया था, लेकिन इनका सही तरीके से यूज ना कर पाने की वजह से विक्रम का स्क्रीन प्ले केती जितना टाइट नहीं हो पाया था। लेकिन वॉर में डायरेक्टर ने इसका सही से यूज किया है और शायद इसीलिए इसका फर्स्ट हाफ विक्रम की तरह CID का एपिसोड तो नहीं लगता। खैर अभी से भड़को मत, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। क्या है कि अभी समझाऊंगा तो शायद समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए पहले सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन से वॉर मूवी के ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले को समझते हैं। वैसे तुम लोग सच बताना किस किस को खालिद की एंट्री टाइगर से बेटर लगी थी। खैर छोड़ो यार, मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, इसीलिए चलो इनके फर्स्ट एक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले टाइगर 3, जहां एंट्री के बाद आधा घंटा इस चीज में लगा दिया जाता है कि जोया गद्दार है या फिर नहीं। और हाँ, ये प्लॉट सच में इमोशनली कनेक्ट करने के लिए काफी अच्छा हो सकता था, लेकिन आज से कई साल पहले जब एकता टाइगर आई थी तब उस समय की इनकी लव स्टोरी में वो चीज फील हो जाती, लेकिन अब इनकी लव स्टोरी उतनी फील नहीं होती।
कम से कम मुझे तो नहीं हुई। हाँ, पठान इस चीज में थोड़ी सी अच्छी है। जिम की एक सॉलिड एंट्री की वजह से इनका फर्स्ट एक्ट थोड़ा सा एंगेजिंग है, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया जो इनके क्लाइमैक्स में काम आ सकती थी। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है उसको हम क्लाइमैक्स में ही जानेंगे। पर वॉर मूवी का फर्स्ट हाफ काफी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे हमें कबीर के गद्दार बनने की मिस्ट्री को बिल्ड करने के बाद उसका पास्ट भी दिखाया जाता है, जो खास इसीलिए है क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट और मेंटोर की केमिस्ट्री बिल्ड की जाती है। एक्शन सीन्स और सीरियसनेस के मामले में तो वॉर का फर्स्ट एक्ट टाइट होता ही है, जहाँ कबीर की आइकॉनिक एंट्री, बसीर हसीब वाले मिशन वाला एक्शन सीक्वेंस और उसके बाद रिजवान इलियासी वाला मिशन जिसमें सौरभ गद्दार है पता चलता है और कबीर खुद भी घायल हो जाता है। मतलब एक ही एक्ट में इतनी सारी चीजें होती है। लेकिन अगर इस पूरे आधे घंटे को इमोशन के हिसाब से देखोगे तो इसमें खालिद और कबीर का इमोशनल बॉन्ड भी दिखाया जाता है, जिससे हम फर्स्ट एक्ट के एंड तक इमोशनली पूरी तरह से इन दोनों से जुड़ चुके होते हैं। और ऑफ कोर्स इसका पे ऑफ हमें आगे की दोनों एक्ट में मिल जाता है। हालांकि देखने जाओगे तो सिद्धार्थ आनंद ने यही चीज पठान में भी ट्राई की है, लेकिन वहाँ पे ये चीज इतनी फील नहीं होती। जहाँ जोकर की चीफ और पठान के बीच पहले से ही एक केमिस्ट्री बिल्ड की जाती है और उसी को हमें पास्ट में दिखाया जाता है, सेम उसी तरह जिस तरह से वॉर में दिखाया गया है। और बाद में जिम के थ्रू मैडम जी को मार भी दिया जाता है और वहाँ पे भी ये चीज थोड़ी सी काम करती है, लेकिन वॉर जितनी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा वॉर में डायरेक्टर ने डुअल प्रोटैगोनिस्ट स्ट्रक्चर का यूज बहुत ही अच्छे से किया है। इसीलिए खालिद की कहानी पे उतना ही फोकस रखा गया है जितना कि कबीर की, और सिर्फ इसीलिए किसी भी फिल्म के हीरो के मरने पे जितना स्टोरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा उतना ही खालिद के मरने पे वॉर मूवी की स्टोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि पठान में डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर लीड में नहीं था, वो एक साइड कैरेक्टर था। हालांकि टाइगर 3 के फर्स्ट हाफ में भी इस सिचुएशन को जूनियर के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, पर ना तो ऑडियंस जूनियर से कनेक्टेड थी, ना ही सलमान भाई के इमोशन से वो सिचुएशन फील हो पा रही थी, और ना ही स्क्रीन प्ले में जूनियर की सिचुएशन को उतना टाइम दिया था। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि वो डायरेक्टर डिफरेंट थे, और यही डायरेक्टर सिद्धार्थ की खासियत है। वो अगर किसी कैरेक्टर को मार रहे हैं या फिर उसकी इमोशनल ट्रेजेडी से सिंपैथी गेन कर रहे हैं तो पहले ही उस कैरेक्टर को ऑडियंस से प्रॉपरली कनेक्ट कर देते हैं। और अगर मैं उनके ओवरऑल डायरेक्शन को देखने जाऊं तो वॉर में उन्होंने अपने हर टेक्निक का बहुत ही अच्छे से यूज किया है। जैसे कि उनकी हर फिल्म में या तो कोई अहम कैरेक्टर मरने वाला होता है या फिर पहले से ही मर चुका होता है, जिसके जरिए वो ऑडियंस और उन कैरेक्टर्स के बीच में सिंपैथी और इमोशनल कनेक्शन बनाती है। वही भी उनकी हर फिल्म में हीरो को एक प्रॉपर एंट्री दी जाती है ताकि उसके फैंस का भी ख्याल रखा जा सके। पठान, वॉर और टाइगर तीनों में ये चीज हुई है, और अगर तुम उनकी पिछली भी ऐसी मासी फिल्में देखने जाओगे तो उसमें भी ये चीज तुम्हें नोटिस हो जाएगी। पर यार वॉर की ये एंट्री इतनी स्पेशल इसीलिए फील होती है क्योंकि इसमें हमें खालिद के रिएक्शन भी दिखाए जाते हैं। अब कोर्स ऋतिक का हाथ तो है ही इसमें, लेकिन खालिद की रिएक्शन में ये बताती है कि कबीर कितनी पहुंची हुई चीज है और उनके किसी मेन कैरेक्टर को मारने की स्टाइल का इम्पैक्ट वॉर मूवी में कितना पड़ा है ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। पर उसके अलावा वो स्क्रीन प्ले में अक्सर नॉन लीनियर स्टोरी स्ट्रक्चर का यूज करती है, यानी कि उनकी मूवी का या फिर स्क्रीन प्ले का आधा हिस्सा पास्ट में जरूर होता है। पठान, वॉर और फाइटर में भी ये हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी टेम्पलेट को टाइगर 3 में मनीष शर्मा ने भी फॉलो किया है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि टाइगर 3 या फिर पठान में सिर्फ हीरो और विलन्स के पास्ट को दिखाने के लिए ही इस चीज का यूज होता है, जैसे कि आतिश रहमान कौन है, उसके साथ क्या हुआ था, या फिर जिम और उसकी बैक स्टोरी, जो कि दोनों चीजें इमोशनल थी, खास करके जिम की स्टोरी। लेकिन वॉर में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे कबीर और खालिद कौन थे, इससे ज्यादा फोकस उनकी स्टूडेंट एंड मेंटोर की रिलेशनशिप को बिल्ड करने में दिया जाता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अच्छा चलो मैं तुम्हें सिंपली समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। आतिश या फिर जिम, इन दोनों की जो बीवियां थी उनका आतिश और जिम के साथ क्या कनेक्शन था, मतलब कि उनका रिलेशनशिप कैसा था, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। हमें सीधा सीधा दिखाया गया कि उनकी बेबी कैसे मिशन पे गई या फिर किसी ने किडनैप कर लिया और उसके बाद मारी गई। इसलिए हमें इमोशनल तो फील हुआ लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। लेकिन वही पे वॉर में ये देखा कि कैसे कबीर और खालिद एक दूसरे से जुड़े, यानी कि सिंपली मैं यही कहना चाहता हूँ कि पास्ट का यूज उन दोनों की रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए किया गया, ना कि सीधा खालिद को मारने के लिए।
वैसे मेरी सबसे फेवरेट चीज सिद्धार्थ आनंद का सस्पेंस के साथ खेलना है, क्योंकि वॉर में हर एक आधे घंटे में तुम्हें एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसके बारे में पहली बार में गेस करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल था। जैसे कि पास्ट में सबका ध्यान इस चीज पे रखा जाता है कि खालिद और कबीर एक दूसरे के बारे में क्या सोचती है या फिर वो एक दूसरे को कैसे हैंडल कर रहे हैं, तभी हमें ये दिखाया जाता है कि सौरभ गद्दार है। वैसे मूवी में उसके गद्दारी को रिवील करने से पहले भी हिंट दिए जाते हैं और हम ये नोटिस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान खालिद और कबीर पे ही होता है। क्या है कि नॉर्मली जब किसी मर्डर मिस्ट्री में कोई कातिल होता है तो उसे भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जाता है और इसलिए उसके बिहेवियर से हम लोग ये गेस कर पाते हैं कि ये कातिल होगा। यही चीज टाइगर 3 में भी करने की कोशिश की जाती है, पर हम उतना शॉक नहीं होते, क्योंकि एक तो वो फोन देने से मना कर देता है और दूसरा वो एक साइड कैरेक्टर है। लेकिन सिद्धार्थ आनंद जानते हैं कि गद्दारी का ज्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए उस कैरेक्टर का मेन होना जरूरी है। जैसे पठान में ये सेम चीज वो रुबाई के साथ करते हैं और भाई वो गद्दारी इधर दिल पे लगी थी मेरे। खैर, हम शायद मूवी में डायरेक्टर के डाले ट्विस्ट और सस्पेंस की बात कर रहे थे, तो वॉर में इसके बाद भी कई सारे ट्विस्ट आते हैं। जैसे इतनी लड़ाई के बाद जब खालिद कबीर से मिलने जाता है तो हमें पता चलता है कि वो भी सौरभ ही है। और भाई टाइगर श्रॉफ की एज ए सौरभ जो एंट्री होती है स्पाई यूनिवर्स में, अभी तक किसी भी विलन की मैंने ऐसी एंट्री नहीं देखी है। उसका चेहरा, डायलॉग्स और कबीर की अधमरी हालत ऑडियंस के दिमाग की भुर्जी बना देती है। और मैंने इसलिए कहा था कि डुअल प्रोटैगोनिस्ट स्टोरी स्ट्रक्चर का यूज वॉर में डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से किया है। अब डुअल प्रोटैगोनिस्ट स्टोरी स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जब एक ही कहानी की दो पर्सपेक्टिव दिखाए जाते हैं, दो लीड कैरेक्टर के जरिए या फिर दो लीड कैरेक्टर के नजरिए से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्रिस्टोफर नोलन की फेमस प्रेस्टीज है, जहां पे लास्ट तक ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि विलन कौन है और हीरो कौन है। खैर, वॉर मूवी में इसका यूज करते हुए डायरेक्टर ने ऑडियंस के इमोशन के साथ खेला है, जहाँ पे शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कबीर विलन है और खालिद हीरो है। फिर फर्स्ट एक्ट में उनकी केमिस्ट्री बिल्ड की जाती है और जब पास्ट में हम उसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं तब प्रेजेंट में ले जाके उनकी लड़ाई दिखाई जाती है। पर जैसे ही हम उन्हें दुश्मन मानने लगते हैं वो अचानक से दोस्त बन जाते हैं और जब हमें लगता है कि अब सब सही है और ये दोनों मिलके इलेसी से लड़ेंगे, तभी फिर से हमें पता चलता है कि खालिद तो खालिद है ही नहीं, वो तो साला सौरभ है। और थर्ड एक्ट के ठीक स्टार्ट में हमें क्लियर हो जाता है कि हीरो कौन है और विलन कौन है। जिसे हम हीरो समझते हैं वो साला विलन था और जिसे विलन समझ रहे थे वो अपना हीरो निकलता है। और इतने ट्विस्ट एंड टर्न में भी इनकी रिलेशनशिप से ऑडियंस फुल्ली एंगेज रहती है। तो तुम डिफरेंस को समझ पा रहे हो ना। विक्रम में जहां वॉर की तरह ही फर्स्ट हाफ में हीरो अमर होता है और सेकेंड हाफ में विक्रम, लेकिन विक्रम के आते ही अमर को साइड लाइन किया जाता है। लास्ट की जंग में विक्रम अकेले ही लड़ता है, जबकि संदनम ने ही अमर की बीवी को मारा था। तो आइडियली अमर को विक्रम के साथ मिलके उसे मारना चाहिए था। लेकिन विक्रम को संदनम से अकेले लड़वा के लोकेश कनगराज अमर को साइड कैरेक्टर बना देते हैं, जो आई थिंक मूवी का एंड देखते वक्त तुम्हें भी फील हुआ होगा। लेकिन वहीं पे वॉर में खालिद को साइड तो किया जाता है, पर उसी चेहरे के साथ सौरभ को मेन विलन बना के डायरेक्टर दोनों पर्सपेक्टिव का बैलेंस रखने में कामयाब हो जाता है। याद रखना, मैं वॉर और विक्रम का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डुअल प्रोटैगोनिस्ट स्टोरी स्ट्रक्चर का वॉर में किस तरह से बेटर यूज हुआ है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों ही बहुत अलग अलग फिल्में हैं और डायरेक्टर के विजन के हिसाब से इनको बनाया गया है। लेकिन आप मानना तो पड़ेगा कि वॉर को ये डुअल प्रोटैगोनिस्ट वाली चीज स्टोरी में और लेयर्ड ऐड करने में हेल्प करती है, मूवी को और ज्यादा एंगेजिंग बनाती है। और यही नहीं बल्कि वॉर को डीपर और डार्क थीम भी प्रोवाइड करती है। और मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि पठान भी तो उसी डायरेक्टर ने बनाई है और ब्लॉकबस्टर भी हुई है। तो देखो बेटा, पहली बात, मैं इधर पैसे गिनने को नहीं आया हूँ। पठान का कलेक्शन शाहरुख की देन है और वॉर के अच्छा होने का दूसरा रीजन है ग्राउंडेड और रियलिस्टिक अप्रोच, जो मुझे वॉर मूवी को छोड़ के स्पाई यूनिवर्स की किसी भी फिल्म में आज तक नहीं दिखा। हाँ, एक था टाइगर में है, लेकिन वो टेक्निकली इस यूनिवर्स का पार्ट ही नहीं है, वरना यार वो तो वॉर से भी 2 कदम आगे है। खैर, उस पे कभी फुर्सत में बात होगी, लेकिन फिलहाल अपने वॉर पे वापस आते हैं। अब ग्राउंडेड और रियलिस्टिक से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि इनका कलर पैलेट देख लो। पठान को हाई कॉन्ट्रास्ट और वाइब्रेंट टोन दी गई है। हाँ, टाइगर 3 थोड़ी सी सीरियस लगती है, लेकिन पठान के कैमियो और क्लाइमैक्स ने टाइगर 3 की मार दी।
मतलब यार इनको सच में लगा था कि पाकिस्तान को बचाना बेस्ट आइडिया होगा। खैर क्लाइमैक्स पे हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे ही, पर अगर मैं वॉर की बात करूँ तो उसमें डार्क और सीरियस टोन को पूरे फिल्म में कैरी किया जाता है। वहीं पे एक भी जगह पे डायलॉग सुन के तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि ये तो क्रिंज हो गया। मूवी में इतनी सीरियसनेस थी कि साला टाइगर श्रॉफ ने भी सीरियस एक्टिंग कर ली, बताओ। जबकि दूसरी तरफ पठान में और टाइगर 3 में तुम गिनते गिनते भूल जाओगे, इतने ज्यादा तुम्हें क्रिंज और मासी डायलॉग्स मिल जाएंगे। उसके अलावा वॉर मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस देख लो, कितने रियलिस्टिक और ब्रूटल है। और वही दूसरी तरफ पठान और टाइगर 3 में एक भी रियलिस्टिक फाइट सीक्वेंस मुझे नहीं दिखा। हाँ मैं मानता हूँ फ्लाइट से कूदना, बाइक से उड़ना, ओवर द टॉप एक्शन था, लेकिन उसकी क्वालिटी देख लो यार, क्या सिनेमेटोग्राफी थी और क्या वीएफएक्स थे। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। दरअसल पठान और टाइगर 3 में फैन सर्विस पे ज्यादा ध्यान रखा गया है। खैर सो बात की एक बात ये है कि वॉर मूवी में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो डायलॉग हो, वीएफएक्स, म्यूजिक, एक्शन और यहाँ तक कि टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग भी। क्या बढ़िया था गुरु। तो भाई लोग फाइनली अब आती है क्लाइमैक्स की बारी, और यार यहाँ पे भी ये लोग सेम है। वॉर की तरह पठान में भी ये लोग लड़ते हुए एक जगह जाते हैं और वहाँ पे हैंड टू हैंड बैटल। हाँ टाइगर 3 में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि डायरेक्टर अलग है ना भाई। और पता है क्या, स्टोरी के हिसाब से देखने जाए तो पठान और टाइगर की सिचुएशन ज्यादा खराब थी कंपेयर टू कबीर। एग्जाम्पल दूं तो एक प्लेन में रक्त बीच रखा हुआ है और पठान को जिम से रिमोट छीनना है, वो भी 3 मिनट के अंदर। और साला इधर टाइगर को तो पूरा दारा सिंह बना दिया था, बेचारा अकेला पूरी पाकिस्तान आर्मी से भिड़ गया था। जबकि अगर कबीर को देखोगे तो कबीर ने ऑलरेडी इंडियन आर्मी को बचा लिया था, यानी कि सौरभ अगर भाग भी जाता तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना सब होने के बाद फिर भी वॉर का क्लाइमैक्स और इन दोनों का बैटल कंपेयर टू टाइगर और पठान ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। क्यों? क्योंकि बेटे ऐसा बहुत ही कम होता है। पठान और टाइगर जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो सब हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। देश के लिए विलन को कुत्ते की मौत मारना कोई नया काम थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे देश वेश कुछ भी इनके बीच में नहीं है, बस दोनों अकेले हैं। ना तो इन्हें कोई ऑर्डर देने वाला है और ना ही इन पे कोई नजर रख रहा है। ये सिर्फ दोनों है अकेले आमने सामने। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि जिम की एंट्री के वक्त एक अपॉर्चुनिटी को इन लोगों ने मिस कर दिया, और वो थी पठान और जिम की फाइट। आई नो वो सीक्वेंस काफी अच्छा था वीएफएक्स को छोड़ के, पर वहाँ पे हमें जिम और पठान की लड़ाई का रिजल्ट पता चल गया था। पर वही दूसरी तरफ वॉर में आखिरी बैटल तक उनकी लड़ाई को सेव रखा गया था। मूवी का एंड आने तक वो एक दूसरे के सामने तो आते हैं लेकिन प्रॉपर लड़ नहीं पाते। वो हाइप या फिर क्यूरियोसिटी लास्ट के सीक्वेंस के लिए बचा के रखी जाती है। और अगर देखोगे तो यही चीज अक्सर लोकेश कनगराज भी अपनी फिल्मों के साथ करते हैं। उनके भी हीरो और विलन लास्ट तक हैंड टू हैंड नहीं लड़ते, ताकि ऑडियंस के मन में पूरी फिल्म में उनकी लड़ाई देखने के लिए उत्सुकता बढ़ जाए। सिनेमा की भाषा में इसे पे ऑफ कहते हैं। लेकिन ये चीज तो टाइगर 3 में भी हुई। फिर वहाँ पे ये चीज वर्क क्यों नहीं की? क्योंकि हमने देखा कि टाइगर 3 में भी आतिश और टाइगर लास्ट तक आमने सामने आते ही नहीं है। तो बेटे यहाँ आ जाती है दूसरी टेक्निक, एग्जीक्यूशन। वॉर मूवी में डायरेक्टर ने सिर्फ इन दोनों की फाइट को लास्ट के लिए बचा के नहीं रखा था, बल्कि उनकी एक्शन को प्रॉपरली कोरियोग्राफ भी किया गया है। दोनों की फाइट जितनी ग्राउंडेड है उतनी ही ज्यादा ब्रूटल है। मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब मैं कबीर को सौरभ को मारते हुए देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अबे खत्म क्यों हुआ, लड़ते रहो यार, मजा आ रहा है। और आप बीच में जो टाइगर मार खाते हुए क्रेजी तरीके से हंसता है ना भाई, गजब। जबकि दूसरी तरफ पठान में उनका उड़कर आना पहले ही वीएफएक्स की वजह से नकली फील हो रहा था, और वहीं पे उनकी आमने सामने वाली लड़ाई भी कुछ खास नहीं लगी, जिसका रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वही टाइगर 3 में आतिश और टाइगर की हैंड टू हैंड से ज्यादा गन से लड़ाई दिखाई गई है। और इतना सब होने के बाद भी टाइगर को खरोच तक नहीं आती, जबकि वो आतिश को इजीली मार देता है। आई थिंक यार इन्होंने आतिश को टोटली वेस्ट कर दिया। पर मैं जाते हुए ये भी क्लियर कर दो कि ऐसा नहीं है कि वॉर में फैन सर्विस नहीं हुई है या फिर ओवर द टॉप एक्शन नहीं है। दरअसल वॉर मूवी भी एक्शन मास मसाला फिल्मों की लिस्ट में ही आती है, जिसमें गाने हैं, हीरो की एक मासी एंट्री है और ओवर द टॉप एक्शन भी है। लेकिन एक ग्रेट मासी फिल्म में और एक वर्स मासी फिल्म में उतना ही अंतर है जितना वॉर और बाकी दो फिल्मों में है।